ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने बात की थी लास्ट टॉपिक में डिफाइनिंग फंक्शंस, और फिर फंक्शंस के हवाले से ये देखा था कि फंक्शंस किस हवाले से हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उस हवाले से थोड़ी सी बात की थी हमने। अभी थोड़ी सी हम इस पे डिस्कशन फर्दर कैरी ऑन करेंगे, और फर्दर इसमें ये देखेंगे कि फंक्शंस को आप विद इन द क्लास तो यूज़ कर सकते हो, या एक फंक्शन के थ्रू वैल्यू को इनपुट करवाओ, या और दूसरे फंक्शन के थ्रू वैल्यू को डिस्प्ले करवाओ। फिर हमने एक एग्जांपल देखी जहाँ पे हमने इनपुट और डिस्प्ले विद इन द क्लास करवाया, लेकिन इनपुट जो है वो हमने मेन फंक्शन के थ्रू करवाया, जैसे एग्जांपल आपके सामने भी है। इसके थ्रू हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया है फंक्शंस के हवाले से क्लास के अंदर। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि अब अगर आप इस कोड को देखते हो, थोड़े से कोड के हवाले से इस कोड को देखते हो, तो आप ये देखते हो कि यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट की। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने फंक्शन को एक डिफाइन किया है गेट डेटा के नाम से, और एक फंक्शन को डिफाइन किया है शो के नाम से। अब इशू यहाँ पे ये होता है कि अगर इस तरह का कोड आपके सामने लिखा हो, तो ऐसे कोड के अंदर फिर आप ये नहीं देख सकते हो कि आपको समझ नहीं आती कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल ये तो यहाँ पे 2 फंक्शन है। अगर आपके पास नंबर ऑफ फंक्शन ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल 5 हो या 10 हो, तो ये क्लास की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए मुश्किल हो जाती है। क्लास को समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो क्लास को समझने की आसानी के लिए फिर हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि फंक्शंस को डिक्लेयर और डिफाइन विद इन दी क्लास करें, हम फंक्शंस को डिक्लेयर इनसाइड दी क्लास करते हैं और उनको डिफाइन आउटसाइड दी क्लास करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शंस को हम आउटसाइड दी क्लास डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर उसको विद इन दी क्लास करते हैं। इसके लिए फिर हम लोग एक रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। डबल कॉलन, फुल कॉलन है डबल, वो जब आप यूज करो और क्लास के नाम के साथ, तो आप फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रोटोटाइप विद इन दी क्लास देना पड़ेगा, इनसाइड दी क्लास देना पड़ेगा, और डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन आप क्या कर सकते हो, आउटसाइड दी क्लास कर सकते हो। ठीक है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि आपने क्लास का नाम लिखना है। जैसे हमारे केस में एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एबीसी। एबीसी क्लास का नाम है, तो यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करके, और जो फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है, अगर आर्गुमेंट्स है तो आर्गुमेंट्स भी दे दो, अगर उसकी रिटर्न टाइप है तो यहाँ पे आप रिटर्न टाइप भी लिख सकते हो। ठीक है, और फिर नॉर्मल जो आपका फंक्शन जैसे आप डिफाइन करते हो बॉडी ऑफ द फंक्शन, उसको एज इट इज डिफाइन कर लो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो फंक्शन की डेफिनेशन है दैट इज आउटसाइड दी क्लास। क्लास का नाम रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सी क्लास के साथ फंक्शन बिलोंग करता है। रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपको ये बताएगा कि ये आपको अलाउ करेगा यूजिंग द क्लास नेम कि आप उस खास क्लास के अंदर जा सकते हो, और वो कौन सी खास क्लास के अंदर जा सकते हो, किस फंक्शन के लिए, वो फंक्शन का नाम बताएगा आपको। ठीक है, और बॉडी ऑफ द फंक्शन जैसे हमने नॉर्मल फंक्शंस डिफाइन किए हैं, ये उस एतबार से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। एक एग्जांपल आप थोड़ी सी देख लो तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब आप ये देखो, इस एग्जांपल में चीजें बहुत सिंप्लीफाइड हो गई हैं। एक क्लास है, उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्लास है राइटिंग अ प्रोग्राम टू इनपुट and print the record of employee by defining member function outside the class। अब इस क्लास को अब देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। ये इसकी कम्प्लीकेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हो आप। कम्प्लीकेशन को तो नहीं सिंप्लीफाई करें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास को आप क्या कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये आपने 3 फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लिए, इन तीनों सॉरी डिक्लेयर कर दिए, इसको सिंटैक्स या सिग्नेचर या प्रोटोटाइप भी कहते हैं। इन तीनों फंक्शंस को आप क्लास के बाहर कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो क्लास को समझना है वो कंपैरेटिवली आसान हो गया। अगर आप पिछली एग्जांपल में जाए तो वहाँ पे फंक्शंस डिफाइन हुए विद इन द क्लास, तो आप क्लास आपका साइज बड़ा आपको लग रहा होता है, तो आपको समझ नहीं आ रही होती चीज़ों की। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, क्लास बनाई एम्प्लॉय के नाम से, सी और ये पी, सी और एफ, पी वी वी और वी, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, तो इनको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये टाइपिंग में इस तरह एरर आ जाता है।
क्लास एम्प्लॉय के नाम से मैंने क्लास क्रिएट किया और उसमें प्राइवेट एक डाटा मेंबर रखा है मैंने नेम के नाम से। एम्प्लॉय है तो उसका नाम होगा। उसकी बेसिक पे वो जो लास्ट एग्जांपल है उसको रीमॉडिफाई कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शंस को डिफाइनिंग आउटसाइड दी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक पे हाउस रेंट, मंथली अलाउंस और ग्रॉस पे, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस पे। फिर मैंने 3 फंक्शंस यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, प्रोटोटाइप दिया है। ठीक है, void इनपुट और void allow और void डिस्प्ले void, 3 फंक्शंस मैंने इस क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर ना करूँ और फिर फॉर एग्जांपल मैंने ये void allow जो फंक्शन है यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया सेमी कॉलम के साथ, और इसको फिर अगर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू आउटसाइड द क्लास यूज करना चाहूंगा, तो यहाँ पे फिर मुझे कंपाइलर एरर दे देगा। वो कहेगा कि दिस फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लास एम्प्लॉय, ये एक फंक्शन एम्प्लॉय क्लास से बिलोंग नहीं करता। फिर मैं क्या करूंगा, void main आ गया। void main एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ चूंकि यहाँ पे ई स्मॉल है तो यहाँ पे भी आप ई को स्मॉल रखोगे। ठीक है, ओबीजे के नाम से एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करना ताकि मेरी जो ब्लैक स्क्रीन है वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। ओबीजे डॉट इनपुट, ओबीजे डॉट अलाउ और ओबीजे डॉट डिस्प्ले, 3 फंक्शंस कॉल किए। इनपुट का फंक्शन कॉल किया, अलाउ का फंक्शन कॉल किया और फिर हमने क्या किया, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया। ये ओबीजे ऑब्जेक्ट अपनी क्लास में जाएगा और देखेगा कि इनपुट के नाम से फंक्शन मौजूद है कि नहीं। वो जैसे ही अपनी क्लास में आएगा तो उसको नजर आएगा कि इनपुट के नाम से एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। फिर कंपाइलर पूरे कोड के अंदर देखेगा कि इनपुट के नाम से, चूंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन हो चुकी है तो डेफिनेटली ये फंक्शन कहीं ना कहीं पे डिफाइंड है। तो फिर कंपाइलर चेक करेगा कि इनपुट का फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, तो वो इनपुट फंक्शन लोकेट करेगा यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे आया। तो अब यहाँ पे देखिए void लिखा हुआ है, ये void रिटर्न टाइप है इस इनपुट फंक्शन की जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए। अगर यहाँ पे मैं void नहीं लिखता तो मुझे यहाँ पे भी void लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एम्प्लॉय क्लास का नाम हो गया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको अलाउ करेगा टू डिफाइन दिस फंक्शन रिलेटेड विद दिस क्लास आउटसाइड द क्लास। ठीक है, फिर वही सिंपल सा एक फंक्शन है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय दे दिया और बेसिकली आपने इनपुट करवा लिया। ठीक है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो आउटसाइड द क्लास, क्योंकि क्लास की बॉडी आपने यहाँ पे क्लोज कर दी है। फिर वो अलाउंस वाला फंक्शन है, अगेन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है। और हाउस रेंट आप कैलकुलेट करते हो 60% ऑफ द बेसिक पे, मंथली अलाउंस है दैट इज 20% ऑफ द बेसिक पे, और ग्रॉस पे आपके बेसिक पे प्लस हाउस रेंट प्लस मंथली अलाउंस। ठीक है, फिर तीसरा फंक्शन आपका क्या है, डिस्प्ले का फंक्शन है। तो डिस्प्ले का फंक्शन आप यूज करते हो क्लियर स्क्रीन, पहले आपने करवा दी सी स्मॉल है, यहाँ पे भी सी स्मॉल है। नेम ऑफ द एम्प्लॉय जो आपने इनपुट करवाया था, बेसिक पे, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और नेट पे। ठीक है, अब आपने 3 फंक्शंस इस क्लास के अंदर यूज किए हैं। तीनों के सिग्नेचर्स या तीनों के प्रोटोटाइप आपने विद इन द क्लास डिफाइन कर दिए, और तीनों फंक्शंस को आपने आउटसाइड द क्लास, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गई और आउटसाइड द क्लास इनकी क्या हो गई है, डेफिनेशन आपने कर ली है। ठीक है, तो हम ये प्रोग्रामिंग या क्लास में फंक्शंस को इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बेटर वे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ क्लास इन अ इजी मैनर। ठीक है, क्लास को अगर आप आसानी से समझना चाहते हो तो आप क्या करो कि उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, एक तो आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, जो का डेफिनेशन भी इसके अंदर हो, तो फिर एक कोड खत्म होगा, फिर दूसरा कोड खत्म होगा, फिर तीसरा कोड खत्म होगा, तो आपको काउंटिंग में भी आसानी नहीं होती और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास भी आपको इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, तो उसको आसान करने के लिए फिर आप क्या करते हो कि फंक्शंस को डिफाइन क्लास के बाहर कर देते हो। फिर स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो तो जैसे ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं तो वो मेमोरी एक्यूपाई या रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने पहले भी इस पे डिस्कशन की है। जब आप क्लास क्रिएट करते हो तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे क्रिएट होती है, एब्स्ट्रैक्शन होती है। ठीक है,
वो एक रोड मैप होता है आपके पास, एक खाका होता है आपके पास, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जब आप फिजिकली एग्जिस्ट करवाते हो क्लास को, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो क्लास को, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मेमोरी रिजर्व होती है अकॉर्डिंग टू दी वट एवर इज डिफाइंड इन दी क्लास, ठीक है, और दैट विल डिटरमिन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो a memory is reserved in the computer memory to hold its data member। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास कितनी डाटा मेंबर्स हैं इस एम्प्लॉय की क्लास में, तो एक मेरे पास नेम की एरे है, ठीक है, तो 15 कैरेक्टर्स ये हो गए आपके पास। तो क्योंकि कैरेक्टर आपसे 1 बाइट स्पेस लेता है तो 15 बाइट्स हो गए। फ्लोट फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स मेमोरी रिजर्व करता है पर वेरिएबल। तो ये 1 2 3 एंड 4 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे कॉमा है। तो 4 × 4 16 बाइट्स ये हो गए और 15 बाइट्स ये हो गए। तो टोटल 31 बाइट्स ऑफ मेमोरी इन टर्म्स ऑफ डाटा मेंबर्स वो रिजर्व हो जाएंगे इन कंप्यूटर टू होल्ड data members of that particular class using the object, ठीक है। सेपरेट मेमोरी स्पेसेस आर रिजर्व फॉर ईच क्लास। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्लास के लिए क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर वो ये 31 बाइट्स जो है ये हर एक ऑब्जेक्ट के अपने अपने 31 बाइट्स स्टोर होंगे। The member functions of a class are stored at only one location in the computer memory। members data members तो क्रिएट होंगे इंडिपेंडेंटली। मेंबर फंक्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, वो एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर होंगे, ठीक है। और ये सारे क्योंकि उनकी आपको अलग कॉपी नहीं चाहिए होती है, वहां पे सिर्फ आप उसको यूज कर रहे होते हो, तो यूटिलाइजेशन ऑफ डाटा मेंबर्स हो रही होती है। तो डाटा मेंबर्स सबके इनफरादी होंगे, इंडिविजुअल होंगे, और फंक्शन सबके लिए क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज एक्शंस हमेशा सेम होते हैं। एक्शंस की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, तो वो वैल्यूज आपके पास कहाँ से आ रही है, दे आर कमिंग आउट ऑफ द data members defined for a particular class represented through a object। The member function of a class are stored at only one location in the computer memory। All objects of the class use the same member function to process data। सबका रिजल्ट डिफरेंट इसलिए होगा कि सबके डाटा मेंबर्स की अपनी कॉपी होगी और सबके डाटा मेंबर्स की अपनी वैल्यूज होंगी। तो जब हर एक डाटा मेंबर्स अपनी कॉपी और अपनी वैल्यू है, तो ईच ऑब्जेक्ट हैज सेपरेट मेमोरी स्पेस फॉर डाटा मेंबर्स, ठीक है। 31 बाइट्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं, तो ये एक्स ऑब्जेक्ट के लिए भी होंगे, वाई ऑब्जेक्ट के लिए भी होंगे, और जी ऑब्जेक्ट के लिए भी होंगे। The member function of the class are stored in only one place and are shared by all objects of the। जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, क्योंकि वो तो ऑपरेशन है, ऑपरेशन परफॉर्म ओवर आवर डाटा मेंबर्स प्रेजेंट इन दी क्लास या रिलेटेड विद ईच अदर। तो वो उस पे उस फंक्शंस जो होते हैं क्लास के, नॉर्मली दे आर एट द वन लोकेशन, और वो फंक्शंस जो है वो सबको एक्सेसिबल होते हैं, और वो फंक्शंस उस रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर की खास वैल्यू के ऊपर एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये स्टोरेज के हवाले से थोड़ी सी बात है। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी। ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट्स का साइज डिटरमिन होता है बाय द नंबर ऑफ डाटा मेंबर्स यूज्ड इन द क्लास। जैसे हमारी केस में, हमारे एग्जांपल में 31 बाइट्स का साइज आ रहा है, तो 31 बाइट्स डाटा मेंबर्स का साइज है, तो ये ऑब्जेक्ट का साइज भी 31 बाइट्स ही होगा। एक एग्जांपल है एक और आपके सामने। एक क्लास है, उसका नाम है टेम्प, सी स्मॉल है पी स्मॉल है। इस टेम्प के अंदर आपके पास एक वेरिएबल है इंटीजर एक्स। इंटीजर एक्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिजर्व करता है, ठीक है। फ्लोट 4 बाइट्स करता है, तो टोटल कितने बाइट्स हो गए, 6 बाइट्स हो गए। गेट डाटा के नाम से फंक्शन है, तो आपने एक फंक्शन यूज किया है और डिक्लेयर और डिफाइन क्लास के अंदर ही कर रहे हैं। सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, आपने उसको सी इन कर दिया है, ठीक है। रन टाइम पे वैल्यू आप ले रहे हो, रन टाइम पे ना लो तो आप उसको फिर डिफरेंट उससे भी कर सकते हो, फिक्स्ड वैल्यू भी कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 10 या 20, या थ्रू आर्गुमेंट जो हमने एग्जांपल लास्ट टाइम की थी उसके थ्रू भी आप वैल्यू को इनपुट करवा सकते हो। फिलहाल हमने इसको सी इन के थ्रू विद इन दी गेट डाटा फंक्शन आप इसको यूज कर रहे हो। वैल्यू ऑफ एक्स, वो एक्स के अंदर जो वैल्यू आपने इनपुट करवाई है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। एंड
न्यू लाइन पे आपको ले जाएगा, सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यू भी आपकी जो इंटर्ड वैल्यू है, ठीक है, वाई की वो क्या होगी आपके पास, ये इंटर्ड वैल्यू, या द वैल्यू ऑफ, इंटर की जगह आप द लिख दें, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब मेन के अंदर आते हो, आपने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, ठीक है, ए और बी, और उनकी क्लास क्या है, टेम्प है। तो ए और बी को ये दोनों सेम कॉपी मिलेगी गेट डाटा और प्रिंट के फंक्शन की, लेकिन ए और बी को एक्स और वाई जो है वो डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस बात को थोड़ा समझना। तो गेट डाटा फॉर ऑब्जेक्ट ए, तो ए डॉट गेट डाटा, ठीक है, गेट डाटा फॉर ऑब्जेक्ट बी, तो बी डॉट गेट डाटा। जब ए डॉट गेट डाटा करोगे तो वो ऑब्जेक्ट ए के लिए गेट डाटा को कॉल करेगा, और ऑब्जेक्ट ए के जो एक्स और वाई है उनकी वैल्यू को आप सी इन करवा दोगे। फॉर एग्जांपल ए डॉट गेट डाटा में आपने 10 और 20 इंटर करवा दिया, ठीक है। फिर जब बी डॉट गेट डाटा करते हो तो आपने फिर इस फंक्शन के पास आए, लेकिन अब बी की एक्स और वाई की वैल्यू आप इनपुट करवाओगे, तो आपने 15 और 30 इनपुट करवा दी। अब डाटा को डिस्प्ले करवाओगे ए डॉट प्रिंट, तो प्रिंट फंक्शन के पास जाएगा, तो ए के एक्स और वाई के अंदर 10 और 20 पड़ा हुआ है, तो स्क्रीन पे आपको आएगा कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20। इसी तरह जब b ऑब्जेक्ट को आप कॉल करोगे तो b डॉट प्रिंट करोगे, तो 15 और 30 आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये दो मेमोरी, दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो मेमोरी इन इनफरादी तौर पे रिजर्व करेंगे, ए के लिए अपना एक्स और वाई, और बी के लिए अपना एक्स और वाई। तो अब ये स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी एज मेंशन इन द अबव प्रोग्राम, जो पीछे एग्जांपल थी, वो इस तरह हो जाएगी कि आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट ए क्रिएट होगा और आपके पास ऑब्जेक्ट बी क्रिएट होगा। तो ऑब्जेक्ट ए का अपना एक्स और ऑब्जेक्ट ए का अपना वाई, ऑब्जेक्ट बी का अपना एक्स और ऑब्जेक्ट बी का अपना वाई, दोनों सेम ही फंक्शंस, सेम ही बिहेवियर को एक्सेस करेंगे, गेट डाटा और प्रिंट। तो गेट डाटा इसका, इसके एक्स और वाई को पहले डिफाइन करेगा या इनिशियलाइज करेगा, और फिर गेट डाटा इसके एक्स और वाई को इनिशियलाइज करेगा, प्रिंट डाटा इन दोनों को प्रिंट करेगा, और प्रिंट डाटा इन दोनों को प्रिंट करेगा। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट फंक्शन है ऑब्जेक्ट के हवाले से, क्लास डेफिनेशन के हवाले से, उसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है, और इस फंक्शन का काम ये होता है कि क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको जब आप इनिशियलाइजेशन करवाना चाहते हो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फिर आप स्पेशलाइज फंक्शन को यूज करते हो। जैसे ये एग्जांपल है हमारी, यहाँ पे टेम्प ए और बी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं और इनकी क्लास क्या है, टेम्प। लेकिन ए और बी के लिए जो दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, ए का अपना एक्स और वाई और बी का अपना एक्स और वाई, लेकिन दोनों की वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं हो रही। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपको ये कहता है कि जैसे ही आप वेरिएबल्स क्रिएट करो तो उसी वक्त वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी करना चाहिए। तो असूल तो ये होना चाहिए कि जिस वक्त ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, इस क्रिएशन टाइम के ऊपर ही आप क्या करो, इन दोनों को इनिशियलाइज करो, ठीक है। नॉर्मली हम इसको किससे इनिशियलाइज करवा लेते हैं, जीरो से इनिशियलाइज करवा लेते हैं। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम एक स्पेशलाइज फंक्शन यूज करते हैं, और स्पेशलाइज फंक्शन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज constructor, ठीक है। A constructor is a member function of a class that is called and executed automatically when an object of that class is created। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उसी टाइम वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा होगा। इस केस में हमारी जो टेम्प ए और बी जो दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। वो आपको नजर नहीं आता, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट इसको कॉल करता है। ऐसे कंस्ट्रक्टर को कहते हैं डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको डीसीसी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो आपने क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किया, कंपाइलर उसको खुद से एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड कर देता है आपके कोड के साथ। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं दिस इज
DCC constructor, default copy constructor. Automatic initialization using an objects can be performed through, मैंने आपको बता दिया कि कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो ऑटो इनिशियलाइजेशन ऑफ द डाटा मेंबर्स करेगा। कब करेगा? जब ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, क्रिएट होंगे। कंस्ट्रक्टर आपको नाम खुद ही बता रहा है कि कुछ बनाने वाला। किसको बनाने वाला? क्लास को बनाने वाला। ठीक है, क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने वाला, उस ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हैं? दिस इज कंस्ट्रक्टर। द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज द सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल है, हमारे पास क्लास का नाम क्या है? टेम्प है। तो यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हम नाम क्या दे देंगे? टेम्प दे देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। Any initialization that need to be performed on an object can be done automatically by the constructor function। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी रिटर्न टाइप या रिटर्न वैल्यू कंस्ट्रक्टर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। जैसे आपके नॉर्मल फंक्शंस वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, तो वैसे कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इसके आर्गुमेंट्स का नंबर डिफरेंट हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 और 2 भी हो सकता है, और आर्गुमेंट्स की प्लेसमेंट आगे पीछे भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो वो फर्दर हम जब एग्जांपल आएगी तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, और इस फंक्शन का नाम क्या है? दैट इज कंस्ट्रक्टर। अब हमारी एक एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए। एक क्लास है हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? टेस्ट। अब जैसे टेस्ट ये लिखा हुआ है, तो वैसे ही अगर कोई फंक्शन का नाम भी इस तरह डिफाइन हो गया है, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ दिस क्लास। ठीक है, हमारी केस में इसका नाम क्या है? टेस्ट। TEST। अगर ये स्मॉल है तो यहाँ पे भी स्मॉल ही होगा, और ये पब्लिक फंक्शन होता है, हमेशा पब्लिकली, बिकॉज ये आउटसाइड द क्लास एक्सेस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया है? एक टेस्ट, बाकी फंक्शन की बॉडी सेम रहेगी जैसे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेस्ट का फंक्शन मैंने क्रिएट किया, और टेस्ट का फंक्शन जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सी आउट करवा लिया, वेलकम एंड लाइन। यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो, तो ये टेस्ट की बॉडी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे एक और फंक्शन यूज कर रहा हूँ ABC के नाम से। तो टेस्ट की बॉडी यहाँ पे ओपन की, और यहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये टेस्ट का फंक्शन जो है वो क्या हो गया है? जो टेस्ट का कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हो, तो उसकी बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है? क्लोज हो रही है। ठीक है, तो ये आपको एक सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, और वो मैसेज क्या है? दैट इज वेलकम का एक मैसेज है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक हो गया। और फिर एक और फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ ABC के नाम से, उसकी बॉडी ओपन होगी, और उसकी बॉडी यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरी क्लास क्या हो गई है? क्लास को मैंने एंड कर दिया, क्लोज कर दिया। एक टेस्ट के नाम से एक क्लास बनाई, इस टेस्ट के अंदर टेस्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया, और वो फंक्शन क्या है? एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी डाटा मेंबर्स नहीं लिए, तो डाटा मेंबर्स को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहा। अगर डाटा मेंबर्स लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंट एक्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मुझे एक्स को एक्स इज इक्वल टू सी आउट से पहले लिख दूंगा एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये असल मकसद इस कंस्ट्रक्टर को यूज करने का, वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाना होता है। ठीक है, वसीम, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बाद में पूछ लो। ठीक है, अच्छा जी, अब आप मेन के अंदर आते हो, तो मैंने टेस्ट के 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए, A, B और C। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया है कि बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, अगर आप ये फंक्शन यहाँ पे यूज करो या ना यूज करो। लेकिन अब इस केस में चूंकि हमने टेस्ट क्लास के नाम का एक फंक्शन यूज किया हुआ है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? दिस विल बी द कंस्ट्रक्टर। जैसे ही ए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी क्लास में जाएगा, और देखेगा कि कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं डिफाइन, 0 आर्गुमेंट का।
अगर इसको कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मिलता है तो ये देखता है कि इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसकी बॉडी के अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है क्या, वेलकम का। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक मैसेज दिखा देगा, वेलकम। एंटर करके न्यू लाइन पे चले जाओगे। फिर आप दूसरा ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करोगे, वो भी अपनी क्लास में जाएगा और देखेगा कि टेस्ट का फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है, तो वो भी स्क्रीन पे आपको एक मैसेज दे देगा, वेलकम। ये डब्ल्यू स्मॉल है, ठीक है यहाँ पे। और जैसे ही सी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो भी अपनी क्लास में जाएगा और चेक करेगा और आपको मैसेज डिस्प्ले कर देगा, वेलकम सर। ठीक है, तो 3 वेलकम के मैसेजेस इसलिए आपको नजर आ रहे हैं बिकॉज यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास नेम्ड एज टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन यहाँ पे मौजूद ही ना होता, ठीक है, टेस्ट सी आउट वेलकम स्क्रीन मौजूद ही ना होता, तो आपको ये वाला मैसेज कभी भी डिस्प्ले ना होता स्क्रीन पे। ठीक है, इतना सा फर्क है। जब आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हो तो आप उससे कोई काम लेते हो, तो यहाँ पे मैंने क्या काम लिया, एक वैल्यू को या कुछ डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन पे ताकि मुझे पता लग जाए कि ऑब्जेक्ट ए क्रिएट हो चुका है, बी क्रिएट हो चुका है और सी क्रिएट हो चुका है। ये एक और फंक्शन है, ठीक है, तो आप इस फंक्शन में देखिए, आप माई क्लास के नाम से एक क्लास क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे पब्लिकली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। पब्लिकली इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे कहीं पे। इसको आप प्राइवेट भी कर सकते हो। माई क्लास के नाम से एक फंक्शन आपने डिक्लेयर कर दिया, प्रोटोटाइप दे दिया है, तो इट मीन्स कि ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी द कंस्ट्रक्टर। ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, माई क्लास का। वॉइड शो के नाम से एक फंक्शन यूज कर लिया है और क्लास को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। माई क्लास, ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, कंस्ट्रक्टर है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू कंस्ट्रक्टर को आप ऐसे यूज कर सकते हो जैसे फंक्शन को यूज करते हो। और सी आउट करवा दिया इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इन कंस्ट्रक्टर, और ए की वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया विद 10। ठीक है, अब आप आते हो शो का फंक्शन है आपके पास। मेन से पहले भी ये कर सकते हो और ये मेन के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू डिफाइनिंग द फंक्शन मेन से पहले भी कर सकते हो। प्रीवियस एग्जांपल जो हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की थी उसमें मेन के बाद किया था, अभी मेन से पहले कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी आउट, ए की वैल्यू आपने क्या है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवा ली है, दैट इज 10। मेन के अंदर आप आते हो, मेन के अंदर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबी के नाम से, ठीक है। जैसे ही आप सॉरी जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ओबी, तो आपको स्क्रीन पे एकदम से मैसेज नजर आएगा, इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये मैसेज आपको डिस्प्ले में नजर आ जाएगा, ठीक है, और ए की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी विद 10। 10 से ए की वैल्यू को क्या कर लोगे, इनिशियलाइज कर लोगे। ओबी डॉट शो, आपने इनपुट कोई भी वैल्यू नहीं करवाई, स्टिल आपने यूजिंग द कंस्ट्रक्टर आपने वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दिया, इनिशियलाइज करवा लिया, ठीक है। तो ओबी डॉट शो ए की वैल्यू को शो करेगा, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी के 10 से इनिशियलाइज हो चुकी है यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, या यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। तो वो आपको ओबी डॉट शो स्क्रीन पे क्या दिखा देगा, 10। सबसे पहले मैसेज आएगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ओबी, तो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा इन कंस्ट्रक्टर। और जब आप ये वाला फंक्शन कॉल करोगे ओबी डॉट शो कॉल करोगे, तो वो आपको स्क्रीन पे क्या मैसेज दिखा देगा, ए की वैल्यू दिखा देगा आपको, और वो क्या होगी, दैट विल बी 10। तो ये थोड़ा सा यूज है, हाउ टू यूज कंस्ट्रक्टर इन दी क्लास। तो क्या हुआ है कि ए की वैल्यू इनिशियलाइज हुई है कंस्ट्रक्टर ऑफ दी माई क्लास। कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो माई क्लास इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी बिकॉज कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड once when the program first begins the execution।
ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये आपके हवाले से, आप इसको इतना वो ना करें। ग्लोबल ऑब्जेक्ट से होगा तो एक ही दफ़ा कॉल होगा। फॉर लोकल ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ईच टाइम द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इसको याद रखो, ये आपसे इतना रेलेवेंट नहीं है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करवाया, ठीक है। इस एग्जांपल में ये डाटा मेंबर है, इस डाटा मेंबर को मैंने माई क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या कर दिया, इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक। तो इनिशियलाइजिंग अ डाटा यूजिंग कंस्ट्रक्टर, दिस टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड, इसको कौन से, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस इनिशियलाइजेशन को मैं कहता हूँ दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ अ फॉर्म हैज टू आर्गुमेंट्स ऑफ इन टाइप द स्पेसिफाइड वैल्यू कैन बी असाइंड टू द मेंबर, वो एग्जांपल आ जाएगी तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल फर्दर हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप सीआर के थ्रू या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सीआर से आप लेके तो मुझसे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।